हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ और ये यंग बियर की एक खूबसूरत सी कविता। क्लास 9th में इसे पढ़ा जाता है और भी दूसरी जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कविता है, द ग्रैंड मदर, ये बहुत खूबसूरत कविता है, रिटन बाय रे यंग बियर, जिसे रे यंग बियर ने लिखा है। तो सबसे पहले हम वी हैव टू स्टडी अबाउट दी पोएट। सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ेंगे, कवि का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अब मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रे यंग बियर, बर्थ 1950। बी इट मीन्स इट मीन्स बर्थ, बी मीन्स बर्थ। 1950 1950 में इनका जन्म हुआ था। इज अ नेटिव अमेरिकन पोएट, ये अमेरिका के एक कवि हैं एंड नॉवलिस्ट, और वहां के नॉवलिस्ट भी हैं, उपन्यासकार। ऑफ द मिसकाकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का की एक ट्राइब, एक जनजाति है मिसकाकी, उसी से इनका संबंध है। तो इसमें क्या आगे लिखा हुआ है? Growing up on the Meskwaki tribal settlement in Iowa, वो विकसित हुए, बढ़े ऑन दी मेस्काकी ट्राइबल सेटलमेंट, वो जगह जहां पे मेस्काकी जनजाति निवास करती थी। He was encouraged to learn English by his maternal grandmother। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी माँ, और मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब आप समझना, इसे नानी माँ कहते हैं। He was encouraged to learn English by his maternal grandmother। अंग्रेजी सीखने के लिए उनको उत्साहित अगर किसी ने किया, he was encouraged यानी उनको उत्साहित किया to लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए, बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। ये मैटरनल ग्रैंड मदर ही थी जिन्होंने उत्साहित किया अंग्रेजी सीखने के लिए। आई कहता है बिगन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इनटू दैट लैंग्वेज, और उन्होंने क्या किया, अपनी कविताओं को ट्रांसलेट करना शुरू किया उस भाषा में। यानी उन्होंने मेस्काकी में अगर कविताएं की तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस वक्त एज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश इन, जो सबसे पहले प्रकाशित हुई 1968 में। ये एक सबसे बड़ा तथ्य है कि रे यंग बियर की पहली रचना कब प्रकाशित हुई, तो आंसर होगा 1968, 1968। He often switches between English and Meskwaki language to express himself more fully। उन्होंने अक्सर जो है दोनों भाषाओं का समावेश किया है, अंग्रेजी और मेस्काकी भाषा का समन्वय किया है, एक दूसरे से जोड़ा है। टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरह से। इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर, ये जो प्रस्तुत कविता है ग्रैंड मदर, ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। वो अपने दादी माँ की तस्वीर वो जो है इसमें खींचते हैं। ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग, जो पूरी तरह से प्यार से भरी है और पूरी तरह से प्रेरणा से भरी है। आप जानते हैं कि दादी माँ और नानी माँ, बच्चे उनसे किस तरह से जुड़े होते हैं। यहाँ पे आपको जैसे हम लोगों ने पढ़ा तो ये पता चला कि रे यंग बियर को अंग्रेजी सीखने के लिए उनकी दादी माँ ने, यानी मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब दादी माँ होता है, लेकिन यहाँ हेडिंग टू द ग्रैंड मदर दिया हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनको प्रेरित उनकी नानी माँ ने किया। कविता में थोड़ा सा कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि ग्रैंड मदर का मतलब दादी माँ कहें या नानी माँ कहें। खैर, जो भी आप कहें, बेहतर यह है कि द ग्रैंड मदर लिखा है, दादी माँ कहेंगे, लेकिन वास्तविक अर्थ इसका नानी माँ ही होगा, क्योंकि
वो अपने नानी माँ से इंस्पिरेशन यानी प्रेरित होकर उन्होंने अंग्रेजी सीखी थी। नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर पोएम। लेट्स स्टार्ट दी पोएम। हम पोएम शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इस कविता में टोटल जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो 25 है, 25 लाइनों की कविता है। और इन्होंने जो दिया है, इस कविता को लिखा है, वो दो इसके पोर्शन किए जा सकते हैं, दो टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन बाद में इन सब चीजों को हम लोग एनालाइज करेंगे। पहले इसको देखें। कहता है कि इसका हेडिंग है द ग्रैंडमदर। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ आई वर टू सी, अगर मैं देखता, यदि मैं देखता था, इफ आई वर टू सी, अगर मैंने देखा होता, हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, उनकी आकृति मीलों दूर से, आई वुड नो क्विकली, मैं जान जाता बहुत आसानी से, बहुत तेजी से जान जाता, दैट इट वुड बी हर, ये वो है। कौन? दादी माँ। ये वो पोएट की दादी माँ है। आगे कहता है द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। क्या होता है इनके हाथ में? इनकी पहचान क्या थे? उनके हाथ में उनकी सबसे पहले एक पर्पल रंग का स्कार्फ होता, बैगनी दुपट्टा, एंड दी प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और इनका जो खरीदारी करने वाला एक बैग, एक थैला होता था, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ। तो इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि इफ ही कुड सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, उनको देख सकते, एक मील से भी देखते तो क्या देखते कि वो उनको तुरंत पहचान लेते, उनके अपीयरेंस को समझ जाते। आगे कहते हैं कि इफ आई फेल्ट ए हैंड्स ऑन माई हेड, अगर मैं महसूस करता, इफ आई फेल्ट, मैं महसूस करता, हैंड्स ऑन माई हेड, अपने सर पे हाथ को, आई वुड नो दैट दोज वर हर हैंड्स, मैं जान जाता कि ये उनके हाथ है। किनके? दादी माँ के हाथ है। यानी जैसे ही सभी के सर पे हाथ रखा जाता तो इनको समझ में आ जाता था कि ये उनके दादी माँ के हाथ हैं। कैसे समझ में आता? इनकी पहचान उन्हें आगे बताई है, वार्म एंड डैम्प, यानी इनकी हाथ जो गर्म और भींगी होती थी, विद स्मेल ऑफ फ्रूट्स, और उन हाथों से जो महक आती थी वो जड़ों की महक आती थी, जड़ों की गंध आती थी। तो ये पहले जो स्टैंजा में उन्होंने बताया कि पहचान जाता। कैसे पहचान जाता? सर पे उनके बैगनी रंग का दुपट्टा होता था और हाथ में एक प्लास्टिक का थैला होता था। दूसरे स्टैंजा में कहते हैं कि अगर उनके सर पे अगर हाथ रखा जाता तो पहचान जाते थे कि ये दादी माँ है। ये पहचान जाते कि ये दादी माँ ही है, क्योंकि उनका हाथ गर्म होता था और भींगा होता था और उनके हाथ से जड़ों की सुगंध आती थी। अब तीसरे स्टैंजा में कहते हैं, इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, अगर मैं आवाज सुनता किसी चट्टान से आती हुई, आई वुड नो है, मैं जान जाता, एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, उनके शब्द मेरे अंदर प्रवाहित हो जाते, लाइक द लाइट, इसकी तरह, प्रकाश की तरह प्रवाहित हो जाते, ऑफ समवन स्टिंग एसेज फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट। वो कहते हैं, यहाँ पे आप दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि when he heard the sound of his grandmother, he awoke, जब कभी उन्होंने आवाज सुनी वो जाग जाते थे, and the sound of her flow inside, the sound of her flows inside the poet like the light, वो प्रकाश की भांति जो है वो उनके अंदर प्रवाहित हो जाती थी। आगे कहता है कि ऑफ समवन स्टीरिंग एशेज, मानो कि कोई जो है
वो राख को कुरेद रहा है, हटा रहा है। स्टीयरिंग का मतलब होता है हिलाना, स्टीर करना, मथना। फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर, एक बुझे हुए आग को कोई कुरेद रहा है एट नाइट, ऐसे इस तरह से मैं क्या होता था, मैं जाग जाता था। तो ये 3 स्टैंजा है, और 3 स्टैंजा में उन्होंने बताने की कोशिश की है अपने दादी माँ की पहचान। बहुत खूबसूरत कविता है, आपको पसंद आई होगी, आई होप सो। यहाँ देखिए कुछ ग्लॉसरीज दिए हुए हैं उनके, glossaries and notes. She became aware of by using the eyes, perceive, look at और watch, इसका मतलब होता है देखना। शेप, शेप का मतलब होता है आकार, appearance, outline of a figure। पर्पल, कलर ऑफ रेड एंड ब्लू मिक्सड टुगेदर, जिसमें ब्लू और रेड का समन्वयन हो, मिलाया गया हो। स्कार्फ, स्कार्फ का मतलब होता है दुपट्टा। डैम्प का मतलब होता है स्लाइटली वेट, मॉइस्ट यानी भींगा हुआ। स्मेल का मतलब होता है महक, एबिलिटी टू स्मेल, नोटिस बाय यूजिंग द नोज। रूट का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्लांट दैट कीप्स इट फर्मली इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर, एंड फूड फ्रॉम द सॉइल, सोर्स और बेसिस। रूट का मतलब जड़, रॉक का मतलब चट्टान, पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट है, हिल यानी किसी हिल का हिस्सा। इनसाइड, इनर साइड और सरफेस, पार्ट विद इन यानी अंदर, आंतरिक। लाइट, काइंड ऑफ नेचुरल रेडिएशन दैट मेक्स थिंग्स विजिबल यानी प्रकाश। स्टीयरिंग से, कॉजिंग टू मूव यानी हिलाना, मथना, स्पेशली स्लाइटली हल्का सा। कहता है नाइट, टाइम ऑफ डार्कनेस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। आई होप सो कि आपको कविता बहुत खूबसूरत लगी होगी, आप इसे पसंद करेंगे। तो अगली कविता हम लोग पढ़ेंगे कल, और ये दूसरी कविता होगी। आपको अगर ये कविता पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। अगर आपको ये कविता पसंद आए तो कमेंट करें, नहीं पसंद आए तो आप अपने कमेंट से डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।